अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन वीक के फर्स्ट डे में हम कह सकते हैं कि मंडे का दिन है कि एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी, लेकिन आज के दिन मार्केट में कुछ रेड बिहेवियर देखा जा रहा है, नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। ओवरऑल अगर आप ऑल एंड ऑल अक्रॉस द बोर्ड देखें तो काफ़ी हद तक स्क्रिप्ट्स वो जिनके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी जा रही थी, जिनमें इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हुए देखे जा रहे थे, चाहे वो थर्ड टियर या पेनी स्टॉक्स ही थे, लेकिन आज हमने नेगेटिविटी देखी है। और अगर वॉल्यूम्स वाइज बात की जाए तो लैक लस्टर बिहेवियर देखा जाता है। ओवरऑल ड्राइनेस मार्केट के अंदर इन अ सेंस हम कह सकते हैं कि आईएमएफ की क्लैरिटी होने के बावजूद देखी जा रही है। इट मींस कि मार्केट को ट्रिगर का वेट कर रही है। आज अगर कोई ट्रिगर या कोई ऐसी न्यूज़ जो पॉजिटिव हो मार्केट को मिलती है तो यहाँ से मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,909.65 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 46,139.82, लोअर वाज 45,799.67 एंड फाइनली क्लोजर 45,841.25 का, यानी कि एक रेंज बाउंड एंड नेगेटिव जोन में परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं आज की देखी गई। 68.40 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली 150.10 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए हैं और फ्राइडे के मुकाबले में यहाँ पे डिक्लाइन देखा जाता है 41.07 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू अगेन काफ़ी हद तक जो है वो हम कह सकते हैं लो वैल्यू देखी गई है, 6.25 बिलियन रुपीज़। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। PAEL इस लिस्ट को लीड करे हैं 1.80 के डिक्लाइन के साथ। 22.26 पे क्लोजर, 8.29 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। साइनर्जी सेकंड स्पॉट पे 0.12 का डिक्लाइन, 6.12 पे क्लोजर, 7.87 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली हम नेटवर्क लिमिटेड 0.05 का डिक्लाइन देखा गया। 7.50 पे क्लोजर रहा, 6.50 का कारोबार रहा। पेनी स्टॉक्स तीनों देखे जाते हैं वॉल्यूम लीडर्स में और साथ साथ ये भी देखी जा रही है परफॉर्मेंस कि नेगेटिविटी और साथ साथ हम कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर का जो 4 डे विजिट रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल ऑफ सी पैक, यानी कि सी पैक के पोटेंशियल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वर्कआउट करते हुए कब तक दिखाई देंगे, क्योंकि जो मिसपरसेप्शन था वो हमने काफ़ी हद तक अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में उसको जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है। आज भी हम फर्दर सी पैक के हवाले से डिस्कस करेंगे और ख़ासकर पाकिस्तान और चाइना का जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है जो कि फेज़ 2 में दाखिल हो चुका है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल। आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ शहजाद चामड़िया साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब महर साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो जी। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शहजाद चामड़िया साहब आपसे। ओवरऑल सी पैक के बारे में बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो 4 डे विजिट था उसमें सॉलिडारिटी भी देखी गई, उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी देखी गई, उसमें कुछ मेमोरेंडम्स भी देखे गए, बहुत एक हेल्दी डिस्कशंस भी देखी गई। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नहीं देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ा सक्सेसफुल रहा है। लेकिन सी पैक का जो अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो सी पैक को मेरा ख्याल है शुरू हुए 5 से 6 साल हो गए और उसमें अप्स एंड डाउन्स आए हैं। पिछले 3-4 साल में हम सुनते गए कि कभी वो ऊपर की तरफ उसमें तेज़ी आ जाती है, कभी स्लो हो जाता है। कुछ बातें हमने सुनी कि डेट जो है वो डेट ट्रैप में चले जाएंगे वगैरह, जो वेस्टर्न मीडिया वगैरह ने बातें की। लोग बहुत ज़्यादा जो हमारे अड़ोस पड़ोस में हैं और दूसरी दुनिया में जो दूसरे ममालिक हैं वो इतने ज़्यादा खुश नहीं है इस रिलेशनशिप से। तो मेरे ख्याल है कि जहाँ तक पाकिस्तान और चाइना का आपस में ताल्लुक़ है, उनकी जो दोस्ती है, मैं इसलिए उस हवाले से बताऊँ, इतनी फर्म है और इतनी मजबूत है कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई उसको नुकसान पहुँचा सकता है चाहते हुए भी। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि जो सबसे पहले जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश की है चाइना के साथ और ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद चाइना में, उसमें वो हम लोगों ने की स्टॉक एक्सचेंज ने। ये 2016 जून की बात है। आई वाज द चेयरमैन ऑफ द डाइवेस्टमेंट कमेटी और स्टॉक एक्सचेंज ने जो 40% शेयर होल्डिंग तीन स्टॉक एक्सचेंजेस चाइना की, शेंजन, शंघाई एंड सीफेक्स चाइनीज फ्यूचर्स एक्सचेंज, तीनों ने मिलकर हमारा 40% एक्वायर किया। तो वो ट्रांजैक्शन मैंने स्पेयरहेड की थी। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी फर्स्ट जून के महीने में 2016 में
गवर्नमेंट से, चाइनीज़ गवर्नमेंट से मिलने की। तो उनकी तरफ से जो डिसीजन मेकर थे वो वहाँ के CSRC के चीफ थे, जैसे हमारे यहाँ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन होती है। साइज़ उनकी बहुत बड़ी, रेगुलेटरी बॉडी जी रेगुलेटरी बॉडी। उनकी साइज़ उस वक्त $3.5 ट्रिलियन की उनकी मार्केट कैप थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज मुझे नहीं, मैंने चेक नहीं की है चाइना की क्या, वी वर अराउंड $50 to $60 बिलियन। तो हम तो राउंडिंग ऑफ में ही सॉर्ट ऑफ निकल जाए, इतनी छोटी साइज कंपेयर टू देम। और उनका, मुझे आज तक उनके अल्फाज याद हैं कि उन्होंने कहा था कि डू नॉट कंसिडर दिस एज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर अस, इफ यू पीपल आर गोइंग हेड विद दिस ट्रांजैक्शन, यानी वो हमें और वो 3 स्टॉक एक्सचेंजेस को कह रहे थे। सो देन वी आर फुल्ली एंडोर्सिंग इट, and this is part of the economic cooperation between China and Pakistan. उस वक्त CPEC का जो टर्मिनोलॉजी है कॉमनली यूज़ नहीं हो रही थी। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बातें थी, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उनको भी मेरा ख्याल है कि जब मैंने आके फिर बताया तो पहले वो शायद थोड़े से रिलक्टेंट थे कि चाइनीज़ एंड वेस्ट की तरफ देखें वगैरह। तो फिर जब इनको बताया और फिर CPEC थोड़ा 2-3 महीने और आगे चला, तो फिर वो ये गवर्नमेंट भी जो है ना काफ़ी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको जी ये गेम चेंजर है, आप इसको परसू करें। हमारा ट्रांजैक्शन, बाकी तो रेस्ट इज़ ऑल हिस्ट्री, बट हमारा ट्रांजैक्शन कॉन्समेट हुआ है 17, अगर डेट मुझे एग्जैक्टली याद है तो 17, वैसे हमने साइन किया है 16 दिसंबर 2016। अच्छा। और कॉन्समेट हुआ है ट्रांजैक्शन 17 मार्च 2017। okay. तो उस वक्त हमारा ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया था, पेमेंट भी हमें आ गई थी, और 9 बिलियन रुपीस उस वक्त पाकिस्तान के 9 बिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन था। और तो ये मैं ये चीज़ मैं इसलिए जानता हूँ कि उनकी तरफ से कोई इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं था। अभी भी लोग मुझसे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से पूछते हैं कि चाइनीज़ ने क्या किया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। मैंने कहा करना हमें, मेरा ये क्वेश्चन होगा आपसे, लेकिन पहले मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट डॉक्टर साहब से ले लूं, तो फिर उसके बाद मैं आती हूं। और जो चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 40% स्टेक है, उसके बारे में बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ओवरऑल आपने शुरू में एक चीज़ की थी सिग्निफिकेंस के बारे में, और फिर चामड़िया साहब ने कहा कि जो नेबरिंग कंट्रीज के नाम, मैं थोड़ा सा उस रेफरेंस से बताना चाहूँगा। जी प्लीज़। कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट है उसकी अगर सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, पहले ओबोर के नाम से था जो चाइना एक 10 साल पहले लॉन्च कर रहे थे, अब उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के नाम से लॉन्च किया। जी। उसके 3 पहले वन बेल्ट वन रोड बेसिकली वो प्रोजेक्ट किया है। वो प्रोजेक्ट ये है कि कुआलालंपुर से इस्तांबुल और बाद में स्पेन तक रोड बनना है, स्पेन तक। उसके 3 ट्रैक्स हैं, एक कहलाता है उसका नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउदर्न ट्रैक। जो साउदर्न ट्रैक है जो कुआलालंपुर से इस्तांबुल जा रहा है, वो एक शहर से गुजर रहा है चाइनीज, जो काशगर कहलाता है। काशगर का जो शहर है जहाँ से ये काशगर से जो साउदर्न रोड गुजर रहा है ओबोर का या BRI का, वो लिंक करता है, वहाँ उसका जंक्शन बनता है CPEC से। CPEC जाके उसको कनेक्ट हो जाता है काशगर में। काशगर से फिर गवादर तक CPEC आता है। उसकी इंपॉर्टेंस जो है, सिग्निफिकेंस ये है कि पहले तो वो यूरोप और एशिया को कनेक्टिविटी दे रहा है। दूसरा, जब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ गवादर तक जाने का मतलब ये है कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट, ये तीनों खिते आपस में मिल जाते हैं। और ये जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज होते हैं, ये 10 कंट्रीज़ हैं ECO मेंबर जो कहलाती हैं जी, जिसमें 6 सेंट्रल एशियन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान भी है। ये 10 कंट्रीज़ जो हैं इन ये लिंक्ड हो जाती हैं। तो इसको अगर हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये पनामा कैनाल या सुइस कैनाल से बड़ी एक गेम चेंजर है, जिसने यूरोप को और अफ्रीका और एशिया को मिलाया था। उससे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तो सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा, आज की दुनिया में ग्रोथ रेट जो होता है इकोनॉमी का, चलें सर ग्रोथ रेट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं हम ब्रेक के जाने। स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade,
अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जा रही है। डॉक्टर अयूब मेहर साहब मौजूद हैं, शहजाद चामरिया साहब मौजूद हैं। अयूब मेहर साहब से मैं पूछना चाहूँगी सर, ग्रोथ रेट के हवाले से बात हो रही है, सी पैक में ग्रोथ रेट क्या वैल्यू रखता है? एस्टिमेट जो है जो इंटरनेशनल अदारों के हैं, पाकिस्तान की जीडीपी का जो नेट इम्पैक्ट पड़ेगा ना, नेट वो 2 से 3% एडिशनल इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ रेट आ जाएगा जब ये फुल फ्लेज इंप्लीमेंट होगा। ओके। अच्छा, आज की दुनिया में ये होता है कि ये नहीं देखा जाता ग्रोथ रेट कितना है, देखा जाता है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में कितना है, रैंकिंग कहाँ जा रही है। अच्छा। जीडीपी ग्रोथ अगर पाकिस्तान की रैंकिंग जंप करती है, एक्सेलरेट होती है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी, आपके पास डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए फंड्स भी अवेलेबल होंगे। तो जो एनिमीज कंट्रीज होंगी जो आपसे कंपटीशन में है, उनको तकलीफ होना एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। और सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं है, कुछ कंट्रीज चाइना के भी तो खिलाफ होंगी ना जी। तो वो प्रॉब्लम तो होगी, वो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, उसमें कोई दो चीज़ नहीं है। नहीं, वो तो एक ह्यूमन नेचर भी है, नेचुरल है कि अगर कोई ज़्यादा तरक्की कर रहा हो तो अचानक से तकलीफ हो जाती है। उसके लिए आप जो सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड फेज में, जो ख़ास बात है जो मैंने नोट की, जो 6-7 साल से कर रहा हूँ मैं नोट, सीपैक में एक प्रॉब्लम है। देखें, इस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि ये वाहिद पाकिस्तान की तारीख का शायद मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर आवाम में कोई नहीं है। दूसरे प्रोजेक्ट आए ना, डैम्स की बात हुई है, कैनाल्स की बात हुई है, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है, तो कुछ लोगों का मौक़िफ़ होता है कि इसके हक़ में होते हैं, कुछ इसके ख़िलाफ़ होते हैं। ये वाहिद है जिस पर पूरा पाकिस्तान के तमाम लोग इसके हक़ में हैं और 3-4 गवर्नमेंट गुजर चुकी हैं, सब इसके हक़ में है। झगड़ा अगर किसी बात पे डिस्प्यूट था तो वो ये था कि सीपैक मेरे यहाँ से गुजरना चाहिए, नॉर्थ से गुजरना चाहिए, ईस्ट से गुजरना चाहिए, वेस्ट, एग्री सब हैं, लेकिन इसको ओन कर रहे हैं सब लोग, वेलकम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से गुजरना चाहिए। इसमें कोई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसमें मीडिया का भी मैं समझता हूँ रोल है, पॉजिटिव रोल है, नेगेटिव रोल है। आई एम सॉरी, नेगेटिव नहीं, मैं साइलेंट मीडिया की साइलेंसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लोगों सर, को हमारी तो कोशिश होती है हमारे प्लेटफॉर्म से ये चीजें जो है वो आगे पहुंचाई जाए। देखिए, इसमें पार्टिसिपेट कौन होगा? जीडीपी की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। आज भी पब्लिक को या प्राइवेट सेक्टर को, इवन बड़े इन्वेस्टर से भी मेरी बात हुई है, सीपैक के और इसके जो प्रोजेक्ट हैं, खासतौर पे जो 9 इकोनॉमिक जोन अनाउंस किए गए हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट होनी है, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, मेजोरिटी को उसके बारे में नहीं पता। एक लिस्ट दी है प्लानिंग कमीशन ने, 50 कंपनीज की मीडिया की या अवेयरनेस या हमें कोई ऐसी वर्कशॉप्स करवाने की जरूरत चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। देखिए, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें 2 प्रॉब्लम आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप 50 कंपनीज की आपने लिस्ट दी कि ये सीपैक में इंटरेस्टेड हैं, कोरियन कंपनीज हैं, जापानीज कंपनीज हैं, यूके की कंपनीज हैं, चाइनीज़ तो हैं ही डेफिनेटली। अगर आपके पाकिस्तानी इन्वेस्टर उसमें मौजूद नहीं है तो ये जो केक डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इसका ज़्यादा शेयर कहाँ जाएगा? पाकिस्तानी इन्वेस्टर की ज़रूरत है। दूसरा, अब लकीली भी इसको कह लें या ये कोइंसिडेंस है कि जब सेकंड फेज शुरू हुआ तो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की तरफ भी बात गई। जो इन्वेस्टमेंट है, कितनी इक्विटी बेस्ड है, कितनी G2G हो रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और कितनी जो है वो प्राइवेट लोन की शक्ल में आ रही है, बॉन्ड्स की शक्ल में। सीपैक में मेरे पास ये फिगर हैं। उसमें देखें, जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फाइनेंसिंग लेके आता है, पाकिस्तान का स्टेट बैंक अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पाकिस्तानी इन्वेस्टर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आज अगर ऑटोनॉमी हो गई है स्टेट बैंक की, तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये एस्पेक्ट कंसीडर करना होगा कि अगर पाकिस्तानी इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट को सीपैक में शामिल करना है, तो फिर फाइनेंसिंग का रेट वो कम्पिटिटिव होना चाहिए जो दूसरी कंट्रीज से आने वाले इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मीडिया की जो मैं बात कर रहा हूँ, अट्रैक्शन रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए, कम्पिटिटिव होना चाहिए। अगर वो एक फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, वो 2 या 3% पर लेकर के आ रहा है, तो मतलब है आप कैसे कम्पीट करेगा आपका इन्वेस्टर? ये तो मतलब है बिल्कुल अनइक्वल लिविंग प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। तो ये मीडिया को यहाँ रोल अपना प्ले करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन सी कंपनीज आ रही हैं, किस फाइनेंसिंग पर आ रही हैं। अभी 20 कंपनीज के 20 लोगों के CEO से प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है जी, 20 से हुई है। उसकी डिटेल्स जो है मुझसे, हालांकि वो अनाउंस कर दिया, प्रेस रिलीज हो गया है जी। आज भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि वो कंपनीज कौन सी हैं, कितने इक्विटीज़ में आ रही है, क्या फिजिबिलिटी बनी है, कितनी FDI की शक्ल में आएगी, कितनी FPI की शक्ल में आएगी। यही तो हमारे मीडिया के टॉपिक्स होने चाहिए, यही तो अवेयरनेस क्रिएट, बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए। शहजाद साहब से पूछते चलते हैं। शहजाद साहब, सीपैक का विजन
और मिशन क्या होगा? क्योंकि ओवरऑल जैसे ये बता रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, विजन तो ऑलरेडी बिल्कुल वास्ट भी है और बहुत क्लियर भी है, लेकिन मिशन में थोड़ी हर्डल्स है। देखिए मैं आपको इस तरह से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है चाइनीज साइड से डील करने के हवाले से मैं समझा देता हूँ, तो उससे अगर आप लार्जर पिक्चर भी आप उसकी आप देख सकते हैं। देखिए इशू ये है कि उनकी साइज़ जो है ना, चाइनीज़ इकॉनमी की साइज़ वो बहुत बड़ी है, हमसे कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात की थी कि वो $3.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप, हम लोग 50-60 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप, राउंडिंग एरर में हम निकल जाए, इतनी छोटी हमारी। तो जब वो हमारे बोर्ड पे बैठे हैं इतने सालों से, तो हमसे लोग पूछते हैं कि यार वो कुछ कर नहीं रहे, चाइनीज़ क्या कर रहे हैं। तो मैं बैठा हूँ बोर्ड पे पिछले 5-6 साल से, मैंने कहा भाई उन्होंने नहीं करना हमने है। वो किसी चीज़ का मना नहीं करते, जब आपकी साइज़ इतनी छोटी है तो इनिशिएटिव आपने लेना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप मुल्क के हवाले से भी देखें तो इनिशिएटिव हमने लेना होगा, उन्होंने कम लेना होगा। मैं ये पर्सनली ये समझता हूँ, क्योंकि आपको कुछ चाहिए तो आपको खुद होमवर्क करना होगा, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, और आप किस तरह खुद से आगे आना होगा, कितना सीपैक से आपको बेनिफिट फ़ायदा उठाना है वो आपको खुद मालूम होना चाहिए। हमारे केस में आप देखिए, हमने एक चीज़ और एडिशनल उसके बाद की थी कि हमने शेंज़न स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर एक्वायर किया। अब उनको तो फर्क नहीं पड़ता वो सॉफ्टवेयर हमें दें या ना दें, लेकिन हमने इनिशिएटिव लिया कि नहीं हमें चाहिए। तो हमने ये सोच के लिया कि भाई हमें क्यों चाहिए। फिर वो हमारे पार्टनर्स थे तो उन्होंने अच्छी टर्म्स पे भी दिया, उन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया वगैरह वगैरह। लेकिन अब वहाँ पे उनके लिए डजंट रियली मैटर जो ह्यूज साइज़ है उनकी। अब वो हमने ये सोच के लिया कि हम कल जाके कनेक्ट होंगे शेंज़न से भी, शंघाई से भी, सीफेक से भी। आगे जाके दुनिया जो बदल गई, अभी से कनेक्ट शुरू हो गए। स्टॉक एक्सचेंजेस आर कनेक्टेड, all the 3 stock exchanges of China are connected with London. London is connected with Colombo. तो ये जब चीज़ें अब शुरू हो गई हैं, तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान को भी अपॉर्चुनिटी जो है ना ये सीज करनी होगी, ये अपॉर्चुनिटी। अच्छा, न्यू ट्रेडिंग सिस्टम की आपने बात की, तो मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये तो पूछ लूँ कि ये जो न्यू ट्रेडिंग सिस्टम है, हम तो उसके ऊपर शिफ्ट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई चाइनीज़ कंपनी या कोई ऐसी ट्रेडिंग आपको नज़र आई है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो हमने शुरू किया था और उसमें कुछ ग्लिचेस आ गए थे बिकॉज ऑफ द फ्रंट एंड, नॉट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर जो चाइना ने प्रोवाइड किया। इसमें आगे जाके आपको ये नजर आएगा कि क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग्स की भी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अच्छा। हाँ, आपको जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे इंडेक्स स्वैप्स भी आपको नजर आएंगे ट्रेडिंग के हवाले से, कि यहाँ की इंडेक्स वहाँ ट्रेड हो रही है, उधर की यहाँ, और ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो हमारी रिलेशनशिप है उसमें इनिशिएटिव हमने लेना है। मैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब बेहतर जानते होंगे, बड़े इन्होंने सीपैक को देखा है करीब से, कि मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इनिशिएटिव मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो वहाँ दे वुड बी स्लो अनलेस एंड अनटिल उनका कोई बहुत बड़ा कोई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हो जिसमें वो ज्यादा टाइम दे रहे हो। लेकिन जहाँ तक उससे छोटी साइज के प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें लगता है कि पाकिस्तान का इनिशिएटिव ज़्यादा होना चाहिए और हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है बनस्बत उनके। हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब, हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्लानिंग तो होती है, लेकिन आपने जैसे एक पॉइंट आउट किया पॉलिसी रेट का, वो इशू हमारे पास है। और भी कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें हम समझते हैं कि टैकल करना पड़ता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर बेसिक नेसेसिटीज की बात हो। ट्रांसफॉर्म वे में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म वे में इसमें मीडिया का भी रोल है कि ये प्रोजेक्ट इकॉनमी का प्रोजेक्ट है और इकॉनमी का 90% से ज़्यादा जो स्टेक होल्डर होता है वो प्राइवेट सेक्टर होता है जी, प्राइवेट सेक्टर का है। तो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन भी चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस भी चाहिए। जो आपके 9 इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, एक को छोड़ दें गवादर वाला, इसलिए कि वो चाइना स्पेसिफिक है, बाकी 8 जो हैं वो तो ओपन है ना सबके लिए, और वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं। उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कौन सी कंपनीज आ रही हैं, बिल्कुल ये एक ट्रांसफॉर्म वे में डिस्क्लोज होना चाहिए। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 20 की बात की जा रही है, मैं एमओयू की बात नहीं कर रहा, एमओयू को छोड़ दें, 3 एग्रीमेंट हुए हैं, बाकी तो एमओयूज है ना। अब उसमें एक एमओयू जो है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि उसमें चाइनीज़ की टेक की कंपनी है, चाइना टेक के नाम से, जिसने गवादर में 2.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है उसमें, वो आएंगी और उसके बाद पूरी फिजिबिलिटी उसकी मौजूद है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मौजूद है। इसलिए कि जब एफडीआई आती है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आज आ जाएंगे बेच के चले जाएंगे, वो 20 साल की प्लानिंग से आएंगे ना एफडीआई है। तो उसमें 2.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है और उसका जो प्लान है कि इम्प्लीमेंटेशन का, वो 1 से 2 साल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
ओके उसमें 40,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होनी है। 40,000 फॉर पाकिस्तानीज या चाइनीज एंड पाकिस्तानीज दैट इज द क्रूशियल। मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तानी खुद कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जामले साहब ने भी यही कहा। अच्छा, ये कि पार्टिसिपेशन की बात हमारी प्रोग्राम से पहले भी हो रही थी जामलिया साहब से कि पाकिस्तान जो कहते हैं ना कि जो आप अग्रीमेंट्स कर रहे हैं उसमें जब आप निगोसिएशन करते हैं तो उसमें हमारा क्या है और आपका क्या है, तो ये पैरेलल है या नहीं है? और इसमें जितना फायदा आपका हो उतना ही फायदा हमारा हो या उससे ज्यादा ही हो? थोड़ा सा नेगोशिएशन का मार्केट है, एक कैपिटलिज्म है, वो तो जो जितना फायदा ले सकता है उसमें कोई तय नहीं किया जाता 50% ऑफ 50% ऑफ। इक्विटी किसकी है, कौन लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट अगर पाकिस्तान में प्रोजेक्ट है तो पाकिस्तान को एम्प्लॉयमेंट मिले तो ज्यादा बेहतर नहीं है? बेनिफिट तो होते हैं, जो लोकल होते हैं उनको बेनिफिट जरूर होते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर उनको जो लेबर फोर्स स्किल चाहिए अगर आपके यहाँ नहीं है तो वो कहीं से भी इंपोर्ट करेंगे। लेकिन ये 40,000 हम इस पे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। पाकिस्तान में जो लेबर है उसको ट्रेन तो किया जा सकता है ना? लेवल के इसमें शामिल है, इसमें प्रोजेक्ट में टेक्निकल जी। ये जो $2.5 बिलियन का जो मैंने टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट बताया, इसमें ट्रेनिंग का पार्ट भी शामिल है। गवादर में इसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल है। दूसरा जो फौजी फर्टिलाइजर है पाकिस्तान की, उसने चाइना टेक के साथ एग्रीमेंट किया है। पाकिस्तान में फर्टिलाइजर का इशू तो है, अभी भी बिल्कुल है। तो वो फर्टिलाइजर को ना सिर्फ ये कि प्रोड्यूस होगी बल्कि उसमें एक्सपोर्ट भी शामिल है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी। वो उसके लिए $40 मिलियन उसके लिए रखे गए हैं। तीसरा एक और प्रोजेक्ट जो उन्होंने एग्रीकल्चर में मेनली, यस, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग का भी उसमें शामिल है। जो हम कहते हैं ना, हम नीड ऑफ द आवर भी है हमारे लिए। हम चॉकलेट और इंपोर्ट मिल्क तक इंपोर्ट करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो उसमें शामिल है। वो उसमें और डेयरी प्रोडक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डेयरी प्रोडक्शन की बात की जाए तो फिर भी हम अभी तक क्यों फूड प्रोसेसिंग की तरफ करते हैं हम? बिल्कुल, क्यों अभी तक हम नहीं गए? क्या वजह थी? बिकॉज़ मैकेनाइजेशन नहीं है उसके अंदर, और फार्मिंग जिस तरह एग्रीकल्चर में है प्रॉब्लम, उसी तरह हमारा फार्मिंग डेयरी कैटल की तरफ भी है, तो वो भी शामिल हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ये प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। मैं ये कह रहा था कि 3 तरह के होंगे ना ट्रांजैक्शंस। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा, एक आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ विद ऑन दैट साइड होगा, एक प्राइवेट लेवल पे होगा। तो ये तीनों जो प्राइवेट लेवल पे प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर आगे आके करे, तो जैसे हमने किया, यू नो, आप कह सकते हैं कि हम गवर्नमेंट, लेकिन बेसिकली वी वर प्राइवेटली हेल्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो हमने हमारे इनिशिएटिव पे किया। तो बेसिकली इस तरह से जो ट्रांजैक्शंस होंगे, पार्टिसिपेशन तीनों लेवल पे किस तरह से होगा, मैंने इसीलिए पहले कहा था कि काम करना जो है ना हमारे हाथ में, हमें जितना हम काम करेंगे इतनी हमें अपॉर्चुनिटीज वहाँ मिलती चली जाएंगी और हम उसे कैप्चर करेंगे। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम जिस इलाके की बात करें, जैसे आपने गवादर का जिक्र किया, डिफरेंट इलाकों का जिक्र किया, वहाँ के लोगों को भी इंगेज करना जरूरी है। वहाँ के लोग भी तो एक आस लगा के बैठे ना कि यहाँ पर आ रहा है काम, चले वहाँ पे स्किल्ड पीपल नहीं है। कर रहे हैं उसमें चाइनीज फैसिलिटेट ये कर रहे हैं कि उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। वो इसमें शामिल है ना, इनमें गवादर में इंस्टीट्यूट बन रहा है, वो उनको स्किल्स दे रहे हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट में वो कम्पिटिटिव हो जाएं, कम्पीट कर सकें। लेकिन गवादर की जो लैंड है या गवादर की जो एक स्पेशलिटीज हैं उसके हिसाब से उनको स्किल्स दिए जाए, ना कि उनको यू नो कि एक इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ ले जाएं। हालांकि वहाँ पे एग्रीकल्चर और उसकी प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री गवादर में लगनी है फ्यूचर में, जो इंडस्ट्री लगनी है उसके हिसाब से स्किल दिए जाएंगे ना। स्किल तो उसके हिसाब से आज ग्राउंड पे क्या है ये नहीं, 5 साल बाद क्या होगा वहाँ पे। चले फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग हो, प्लानिंग में कोई लूप होल्स ना हो। देखिए, एक बेनिफिट तो लोकल्स को होता है, जो इलाका तरक्की करता है उसके जो लोग होते हैं वहाँ रह रहे होते हैं, उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट तो डेफिनेटली हो रहा होता है कि वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी ये देखिए ना, कारपोरेट फार्मिंग का जो आज MOU है, एग्रीमेंट साइन हुआ है जी। इस पे कारपोरेट फार्मिंग में वो कंपनीज जो होंगी, पाकिस्तान में कारपोरेट फार्मिंग नहीं थी, ना होने के बराबर है, नेस्ले को छोड़ दें, कोई और ना होने के बराबर है, तो वो इंडिविजुअल फार्मिंग है। कॉर्पोरेट फार्मिंग आएगी तो उसका एक इंग्रेडिएंट होता है ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आएगी, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी आएंगी, और वो कंपनी फिर फाइनेंसिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, कॉर्पोरेट होती है ना, कॉर्पोरेट फार्मिंग है, वो फिर लिस्टेड भी होगी, वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी आएगी, उसमें इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपका चेंज हो जाएगा, यील्ड बढ़ेगी। यस, यील्ड पर एकड़ बढ़ जाएगी। इस वक्त हमारी यील्ड पर एकड़ जो है वो बांग्लादेश से आधी है, 1/3 ऑफ इजिप्ट है। सो हमारी जो हमारे यहाँ तो बिल्कुल जो पुराने ज़माने की फार्मिंग हो रही है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है। अगर आपको एक्सपोर्टेबल गुड्स चाहिए एग्रीकल्चर के, उसका फ़ायदा हो सकता है और बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट भी हो सकता है। आप ये जहन में रखिएगा, जो 3 प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ, ये MOU की बात नहीं हो रही है, ये एग्रीमेंट्स हुए हैं।
यानी ये अच्छा, आपने ये दो इम्प्लीमेंट तीन चीजों का जिक्र किया ये इम्प्लीमेंट हो जिसमें रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी का आपने स्टार्ट में जिक्र किया, ठीक है ना, उसमें आपने एनर्जी और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर बात की। सर, ट्रांसपोर्ट के हवाले से कितने इश्यूज होते हैं हमारे पास फ्रेट के हवाले से कितने इश्यूज होते हैं, जो मेन ये एक जनरल इश्यूज हैं, इसको भी टैकल किया जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नहीं, देखिए ये सब शामिल है ये एग्रीमेंट में, उसके फ्रेट्स रेट, उसकी इवन की उस पर जो ड्यूटीज़ हैं, टूल टैक्स उस पर है जो पास हो रहे हैं, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। उसके बगैर Okay. इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो नहीं सकता था। टोल टैक्स भी डिसाइडेड। एवरीथिंग मतलब है Okay. पाकिस्तान से जो पास ऑन होगा। वैसे पाकिस्तान को बाय द वे जो रेवेन्यू इसमें हो कलेक्ट होगा पैसेज प्रोवाइड करने का, जिसको टूल टैक्स वगैरह टाइप के, वो रेवेन्यू भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट other होगा। than the other वी services. आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अच्छा हो, लेकिन टोल टैक्स से ज्यादा ही चाहिए देखिए हमें। आपने शुरू Yes, में yes. सवाल किया था ना वी नीड मोर, हमें सिर्फ टोल टैक्स नहीं चाहिए, हमें और भी बहुत कुछ आपने चाहिए। शुरू जी, में शहजाद सवाल- साहब। सवाल किया था ना कि प्राइम मिनिस्टर की का जो ये दौरा है उसकी इम्पोर्टेंस, तो ये डॉक्टर साहब ने अभी एक बात हाईलाइट की। उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा कि ये एमओयू की बात नहीं कर रहे। देखिए एमओयूज जिन्होंने भी शंघाई इंस्ट्रक्शन के साथ 2009 में साइन किया था, 2007 में मैंने भी किया था शौकत अजीज साहब के साथ। अग्रीमेंट्स होने जी, चाहिए। एमओयू तो फिर बाद मेमोरेंडम में- ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना Right. वो, तो ये कह रहे हैं कि ये जो दूसरे प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं ना एग्रीकल्चर के, फार्मिंग के और फौजी फर्टिलाइजर यूरिया के, और एक मेरा ख्याल है और आपने बताया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का जो टेक्नोलॉजी तो जी, अभी वैसे भी कैटल का, ग्लोबली कैटल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ये एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, जिससे उसके हवाले से जो कहा ये प्रोसेस में है कि जी, वर्किंग ये स्टार्ट implement हो आ रहा चुकी हैं Okay. ये implement तो ये अगले एक साल में देखना होगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। उसके हवाले से कहा गया है कि उसमें 40,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। तो मेरे ख्याल है ग्वादर जो है इट स्टैंड्स टू बेनिफिट अ लॉट इन द नेक्स्ट ईयर और 2। वहाँ की जनरल पॉपुलेशन को उसका बड़ा फ़ायदा होगा। और फिर वो बात भी सही है कि वहाँ स्किल्स डेवलप की जा रही हैं, जब इंडस्ट्रियल स्किल्स अच्छा, होनी चाहिए अगर थोड़ा लेबर सा क्लास। शॉर्ट टर्म की बात की जाए, जो ये विजिट है, जैसे ये एग्रीमेंट्स भी साइन हुए और मेमोरेंडम्स भी साइन हुए, कितना हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा शॉर्ट टर्म में? अगर हम बात करें, जो कि एक चैलेंजेस हैं, डॉलर की प्राइस थोड़ी शूट कर रही है, थोड़े से इश्यूज और भी इकोनॉमिक साइड पे हैं, क्या समझते हैं शहजाद साहब? लेकिन जीडीपी के हवाले से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भी एग्री करता हूँ, अगर 2 से 3% इसका इम्पैक्ट आ जाता है जीडीपी ग्रोथ पे, तो ये तो बड़ा बड़ा फिनोमिनल इम्पैक्ट होगा। अब देखना ये है कि ये कब आता है, इन द नेक्स्ट ईयर और 2 मे बी 3 इयर्स। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा होने जा रहा है, जब इसके इम्प्लीमेंटेशन फेज को हम देखेंगे तो हमारी 4.5-5% से ग्रोथ जो है हो सकता है अगले 3 साल में 7-7.5% पे चली जाए। तो जब वो सिचुएशन हो जाएगी तो फिर तो मेरे ख्याल है कि हमारी सारी गेम ही चेंज हो जाएगी ना। बिकॉज अगर आपकी जीडीपी में 7-7.5% की ग्रोथ आने वाली है, आपकी टैक्स कलेक्शन ऊपर चली जाएगी, आपकी फिजिकल साइड बेटर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें ना सिर्फ ये उसका फायदा होगा, अगर आप एक्सपोर्टेबल गुड्स की तरफ काम कर रहे हैं, जो कि इसमें नजर आ रहा है, जो 2-3 एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो एक्सपोर्ट्स में भी इस वक्त 30-32 डॉलर पे बड़े हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी तरफ हाईलाइट किया है चीज़ों को, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है वो हाईलाइट किया है। एसएमईज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब से बात हो रही थी एसएमईज के हवाले से। डॉक्टर साहब मैं सवाल करना चाह रही थी कि ओवरऑल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो एसएमईज हैं उनको कितना कुशन मिलेगा सी पैक के अंदर, क्योंकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी तो ज़्यादा काम होगा। देखिए इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहली बात ये कि जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो रही होती है तो उसकी जो डाउन स्ट्रीम होती है वो स्मॉल स्केल होती है। ठीक है। उसके प्रोवाइडर, सर्विसेज देने वाले, रॉ मटेरियल के प्रोवाइडर्स, उसके सप्लायर्स, वो सब स्मॉल स्केल में आते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले वो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री होती है। वो ऑटोमेटिकली लार्ज स्केल के साथ डेफिनेटली
खुद ब खुद डेवलप होती है। ठीक है। वो ज़ाहिर है डेवलप होगी, और इसके साथ साथ सर्विसेज इंडस्ट्री, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो इसकी बाई प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा। वो डेवलप होंगी। दूसरे चाइनीज़ का फोकस हमने कोशिश की और बड़ी कामयाब कोशिश की कि वहां पर जो इस वक्त रजीम है उसके हवाले से हम अपने दोस्तों के साथ, अपने इलाकाई मुल्कों के साथ मुशावरत के साथ आगे बढ़ें। और हमारी पॉलिसी यही थी कि उनको रिकग्नाइज करना या ना करना ये बात की बात है, उनसे एंगेज ज़रूर किया जाए। क्यों? इसलिए ताकि जो सफरिंग्स हैं वहाँ के अवाम की, उनको कम से कम किया जा सके। और दूसरी तरफ रूस, चाइना और दीगर जो इलाके के ममालिक हैं उनके साथ मिलकर उनसे भी मुतालबा था, इस वक्त जो काबुल पे हुकूमत है, कि आप अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और यह कमिटमेंट दी भी गई। जनाब चेयरमैन, कमिटमेंट अपनी जगह, मगर जो लोग अफगानिस्तान के मामलात पर नज़र रखते हैं, जो अफगानिस्तान के मामलात को समझते हैं, वो जानते हैं कि अफगानिस्तान की सोसाइटी किस किस्म की है, वहाँ पर सियासी ढांचा किस किस्म का है। वहाँ पर कोई एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है, वहाँ पर ग्रुप्स हैं, कबाइल हैं, और एक नहायत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड। और पाकिस्तान पहले दिन से ये कहता रहा, ये बावर कराता रहा कि अगर आप हेस्ट में कोई फैसला करेंगे तो खतरा यह है कि अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दी का गढ़ ना बन जाए। यह मत भूलें कि अमेरिका लड़ने तालिबान से आया था और वापसी पे दाइश भी वहां छोड़ गया, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। जो भागता है उसको यह छतरी मुयस्सर है। तो पाकिस्तान ने ये तमाम इकदाम किए। दूसरा कंसर्न पाकिस्तान का वो अफगान मुहाजिरीन के हवाले से था, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से था। और ये कंसर्न था, और जो हालिया वाकयात हुए इससे भी ये साबित हुआ कि जो खदशात थे वो उनमें जान थी। बारहा यहां बात हुई टीटीपी से मुज़ाकरात, टीटीपी से मुज़ाकरात। जनाब चेयरमैन, जो जंग होती है, जंग हमेशा एक तरफ जोर बाजू से होती है, ताकत से होती है, और दूसरी तरफ बातचीत भी होती है। और यह तारीख इंसानी है जो भरी पड़ी है इन चीजों से। जंग से पहले भी बात होती है, जंग के दौरान भी बात होती है, जंग के बाद भी बात होती है। तो ये जो है कि आपने सरेंडर कर दिया, आपने बात क्यों की। आप पुराने वक्त में भी देखें, जब फौजें आमने सामने खड़ी होती हैं तो उस वक्त भी आप देखें, मूवीज भी देखते होंगे। कायदे अवान सेनेट शहजाद वसीम सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अफगानिस्तान के मामले को समझते हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर सियासी ढांचा किस किस्म का है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा बावर कराया कि जल्दी में कोई भी फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ कि लिस्टिंग्स को किस तरह से इनकरेज किया जाए। अगर नहीं हुई हैं, लिस्टिंग्स कम है इकॉनमी की साइज़ के हिसाब से, तो क्या ऐसी इंसेंटिव्स लाए जाएं। बहुत सारे उसमें हमारे पास तजावीज़ हैं कि किस तरह से लिस्टिंग्स बढ़ाई जाएं। तो मेरे ख्याल इस तरफ रुझान जो है, इंटरेस्ट जो है कम रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सीपेक रिलेटेड कंपनीज जो हैं, बोथ इक्विटी एंड डेट, दोनों वहाँ लिस्ट होने के चांसेस हैं। तो ये slowly and gradually in the next 5 years I see the depth in the market which may increase significantly.
मुझे लगता है कि इंक्रीज़ होगी और लिस्टिंग भी ज़्यादा होंगी और ये सीपेक रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका भी लिस्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो वो जब होगा तो फिर हमारी मार्केट की साइज़ बड़ी हो जाएगी। राइट, सीपैक रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनका लिस्ट होने के चांसेस जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, जो बड़ी कंपनीज हैं जो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ रेडी हैं, जब वो लिस्ट करेंगी और ख़ासकर जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक चेंजेस आएंगे, इकोनॉमी के नंबर्स को कहाँ देख रहे हैं आप इस ईयर के एंड में? देखिए 2016 में फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिपोर्ट सबमिट की थी, प्लानिंग कमीशन से उनकी मीटिंग हुई थी और स्टॉक एक्सचेंज के लोग भी मौजूद थे, आरिफ हबीब साहब भी उस बोर्ड में मौजूद थे। एक रिकमेंडेशन ये दी गई थी कि सीपेक रिलेटेड जितने भी कंपनीज आ रही हैं, जो जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके लिए कंपल्शन कर दें। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। हमारे साथ ओवरकॉल आरिफ हबीब साहब जो हैं मौजूद हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान चाइना का रिलेशनशिप जो हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं रिलेशनशिप है, प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को कैसे देख रहे हैं? आई थिंक ये तो बड़ा पॉजिटिव है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो 3-4 दिन का उन्होंने विजिट किया और टॉप लीडरशिप के साथ उनके मुज़ाकरात हुए और उससे आई थिंक और चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप जो है वो स्ट्रेंथन होगी और इससे दोनों मुल्कों को फायदा होगा इंशाल्लाह। राइट सर, कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर भी आने वाले हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर? आई थिंक जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट फेज था ऑफ सीपेक वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का था। ठीक है। और उसमें ज़ाहिर पावर प्रोजेक्ट्स लगे और बहुत सारे जो है वो मोटरवेज वगैरह बने। दूसरा फेज जो है वो ये था कि बिजनेस टू बिजनेस जो है वो एंगेजमेंट बढ़ाई जाएगी और पर्टिकुलरली वो इंडस्ट्रीज के जो वहाँ चाइना में सनसेट इंडस्ट्रीज समझी जाती हैं और वो पाकिस्तान के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है, जिससे कि वो उस सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी इन्हांसमेंट से पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके। राइट। तो उसको जो है वो सीपेक अथॉरिटी ने जो है वो आइडेंटिफाई किया है और उस पर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सेक्टर्स में जो है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लाया जाए। तो उससे ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जॉब क्रिएशन में भी हेल्प होगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी ये मददगार साबित होंगे। राइट सर, वैल्यू एडिशन के ऊपर और खासकर फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काम हो रहा है, तो इट मींस कि यहाँ पे जो काम काफ़ी अरसे पहले नहीं हो जाना चाहिए था या नहीं हुआ, वो अब काफ़ी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ओवरऑल अगर पावर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो हमारे पास एक अच्छी बेसिक नेसेसिटीज़ अब मौजूद हैं जो कि पहले नहीं थी। क्या समझते हैं कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है, कितना ज़्यादा अब हम कह सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है? देखिए, ये जो B2B के बारे में आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले एक बात करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। या अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही होता है कि MOU साइन हो जाता है और हम उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। आई थिंक इसके ऊपर बहुत सख्त मेहनत करनी होगी और इनको इंश्योर करना होगा कि ये सारी जो पॉलिसी डिसीजन है वो रियलाइज हो और कन्वर्ट हो इनटू रियल इन्वेस्टमेंट। तो उसमें मीडिया का भी ये काम है कि वो सवालात जो है वो करते रहें कि जो पिछले MOUs हुए उसका क्या नतीजा निकला, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उसके बारे में जो पावर शॉर्टेजेस पाकिस्तान में थे अब वो ख़त्म हो गए हैं और अभी इस वक्त पावर जनरेशन जो है वो सरप्लस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कॉस्ट जो है वो ऑफ पावर इज हाई इन द रीजन, तो उसकी वजह से जो है वो इंडस्ट्री के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स हैं और पर्टिकुलरली जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए वो मसाइल हैं। इसीलिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी दे रही है पर्टिकुलरली टेक्सटाइल को उसमें। तो ज़रूरत इस बात की है कि कोशिश की जाए कि हमारे यहाँ जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लागत को पर्टिकुलरली जो है वो कम किया जाए, जिसमें ज़ाहिर ये हाइडल प्रोजेक्ट्स वगैरह की बातें हो रही हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इसको करें। फिर ये प्राइसेस को जो है रीनेगोशिएशन की बात हो रही है, जिसमें लोन के टेन्योर को लंबा करके कॉस्ट को कम करने की बातें हो रही हैं। तो इस पे जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि अगर इंडस्ट्री के लिए जो है वो कॉस्ट ऑफ पावर कम होगा
तो हम रीजन में जो है वो कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे, और फिर ये है कि एक्सपोर्ट के लिए कैपेसिटीज पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगने की चांसेस बढ़ जाएंगी। राइट, थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑब्वियसली जब हम पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, और अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट जब तक ज़्यादा होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफ़िकल्ट ही रहेगी। डॉक्टर साहब के ऊपर आते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने हाईलाइट कर दिया था कि वही उन्होंने बात की मीडिया के हवाले से। बिल्कुल दूसरा, आरिफ हबीब साहब भी उस कमेटी में थे जिसमें हमने रिकमेंडेशन ये दी थी कि जो सीपैक रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं इनके लिए कंपलसरी किया जाए लिस्टिंग रिक्वायर, इनके लिए जरूरी हो कि लिस्टिंग हो स्टॉक कंपलसरी कर दिया जाए, कंपलसरी किया जाए, ये लिस्टिंग हो। बेसिकली लिस्टिंग से एक बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है वो एक डिसर्पनाइज हो जाती हैं, फिर वो उसमें आ जाती है। और दूसरा है कि आपकी इक्विटी मार्केट का जो कहते हैं कि साइज कम है, डेप्थनेस नहीं है उसमें, वो आपका साइज अभी देखिए इंटरनेशनली ये है कि लोग कहाँ अपनी सेविंग रखते हैं, किन इंस्ट्रूमेंट में। नंबर 1 जो है इंटरनेशनली इक्विटी है, फिर प्राइवेट बॉन्ड है जी, फिर उसके बाद आते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी या पब्लिक बॉन्ड, फिर आता है बैंक, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो होते हैं फाइनेंशियल एसेट वो कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट की शक्ल में होते हैं। इक्विटी बहुत का साइज आखिर में आ रहा होता है, और बॉन्ड जो है हमारे यहाँ बॉन्ड प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड तो नेग्लिजेबल हैं। अभी चामलिया साहब आपको ये बता सकते हैं फिगर। बॉन्ड तो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर के ज़्यादा इशू होते हैं, तो वो हमारी मार्केट का उसकी रीज़न है, वो एक लंबी डिस्कशन है क्यों ऐसा है, वो काफ़ी जो है वो लंबी डिबेट है। बट दीज आर दी बेसिकली हाईलाइट जो मैंने राइट। मैं शहजाद साहब से भी पूछना चाहूँगी यही क्वेश्चन कि ओवरऑल मार्केट के हवाले से भी, लेकिन पहले हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़्मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर
ला वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट से तो मैं चाहती हूँ कि शहजाद साहब से जो है वो पूछते चलूँ। शहजाद साहब, ओवरऑल गवादर के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करना चाहूँगी। ओवरऑल एक मिसपरसेप्शन ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे काम स्लो डाउन हो गया है, क्या रीज़न है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है सर? देखिए, दुश्मनों की नज़रें तो रहेंगी, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कुछ वक्त गुजरेगा, आप सिग्निफिकेंटली इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे तो फिर वो दुश्मन भी जो है थकार के पीछे हट जाएंगे। अच्छा, मैं ये किस लिए कह रहा हूँ कि देखिए, कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विजिट थी, इसमें जो चाइनीज़ प्रीमियर हैं जीपिंग का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और मेरा ख्याल है वो डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन जब वो स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है कि वो स्टेटमेंट बखुद मैं समझता हूँ कि गेम चेंजर है। वो स्टेटमेंट ये था कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की कौमी सलामती और ख़ुद मुख्तारी, यानी नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेंटी पे चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। Now this is one statement coming from the highest person in China, और ये कोई मजाक नहीं है कि किसी ने ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया या इसके ये बड़ा मानी खेज स्टेटमेंट है जी। तो ये स्टेटमेंट एक मैसेज है, लेकिन जो मैसेज सुनने वाले उन तक पहुंच गया है। ये मैसेज है जो आपके जो जितने भी आपके चारों तरफ जो दुश्मनों की नजरें लगी हुई हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि मतलब पीछे हट जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है जब ये ग्वादर वाला ये जो बलूचिस्तान में ये प्रोजेक्ट्स जब भी आगे बढ़ेंगे, एक लेवल तक आप चले जाएंगे तो वो भी फिर पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। अभी जो एक्टिविटी हो रही है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंडियन साइड से हो रही होगी, रॉ कर रही होगी, कुछ और कर रहा होगा, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। सर, वन लास्ट लाइन। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इससे, और हिस्ट्री भी यही है। पनामा कनाल को देख लें, सुएज कनाल को देख लें, जो एनिमीज कंट्रीज थी उन्होंने लोकल को इंसर्जेंसी करवाने की कोशिश की, फिर सब ठंडे पड़ जाते हैं, इसलिए कि वो प्रोजेक्ट काम है वो होके रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद है शहजाद चामिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जेंटलमैन ने ज्वाइन किया। ओवरऑल देखा यह जाता है कि सी पैक जैसे जैसे तरक्की की राहों पे गामजन है, ऑब्वियसली लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, दुश्मन अनासिर होते हैं, उनका हम कह सकते हैं कि ये मुंह तोड़ जवाब है जितनी तरक्की होती जाएगी। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।